लड़ाई पूरी नैरेटिव की है, ये पूरी लड़ाई आइडियोलॉजी की है। कैसे हमारे दिमाग को खराब करते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया कि मुगल ने देश पर आक्रमण किया, नहीं, देश पर आक्रमण मुसलमानों ने किया था। हमें यह बताया गया कि इस देश पर आक्रमण अंग्रेजों ने किया, नहीं, इस देश पर आक्रमण ईसाइयों ने किया था। और ये मुसलमान और ईसाई जो बाहर से आए, हमने इनको फिर भी अपनाया, इस देश में जगह दी, स्थान दिया, प्यार दिया, इन्हें इनको बनाने दिए, मस्जिदें बनाने दिया, इनको इनका गिरजाघर, इन्होंने हमारे धर्मांतरण भी कराए। और आज हालत यह है कि भारत के 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। और यही चिंता सताए रहती है। तब आज हम सब एकत्रित इस मंच पर होकर यह चिंतन मनन करते हैं कि हम हमारे देश की और हमारे धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। जय श्री राम। मित्रों, पहलगाम में हमारे हिंदू जो भी बलिदानी हैं, उनको मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आशा है कि इस बार उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि यहाँ की नपुंसक सरकारों ने कुछ नहीं किया। आशा करते हैं ये हमारी सरकार कुछ करेगी जरूर, क्योंकि इस बार धर्मांध उस सुअर ने, आसिम मुनीर ने बॉल तो डाल दिया है, उसने तो खेल खेल दिया। अब सही में हमारी सरकार को मास्टर स्ट्रोक लगाना होगा तो आसिम मुनीर पे लगाना होगा। मुझे तो लगता है कि हाफिज सईद, ये चिंटू पिंटू हमारा शत्रु है, मूल शत्रु आसिम मुनीर है। अब देखते हैं ये हमारे मास्टर स्ट्रोक वाले इस बार क्या करते हैं, या सिर्फ चिल्लाते हैं या सचमुच कुछ करके दिखाते हैं। मन में उद्वेग है, मैं गालियों के सिवा ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बस आप ये समझ लो कि मेजर आर्या जो कहते हैं ना, बस वही मैं भी कह रहा हूँ। अब भी आप आज देखो, ये घटना तो अभी 2 दिन पहले की है। 1757 में हमारे मल्हारबा होळकर को पता नहीं नजीब पे इतना प्यार क्यों आया था। उस दुर्धांध, धर्मांध, कामांध सुअर नजीब के लिए मल्हारबा ने अपने सरदारों को नाराज किया था। जितने भी 1757 के नए पीढ़ी की नई मराठी सरदार थे, वो नजीब को मारना चाहते थे, लेकिन मल्हारबा ने हर एक को अलग अलग बिठा के उसका बुद्धि भेद किया और उसको पीछे हटना पड़ा। नजीब को किसी ने नहीं मारा, और इसी का परिणाम है 1761। 2 साल के अंदर नजीब ने क्या किया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिल्ली में मजनू का टीला करके एक जगह आज भी है, तिबेटी कॉलोनी वगैरह वहाँ है, उत्तर दिल्ली में ये आता है। वहाँ दत्ताजी शिंदे ने छावनी लगाई थी। लगभग फरवरी 1758 तक दत्ताजी वहीं दिल्ली में रहे थे। मार्च में सरहिंद में वो निकले और अप्रैल में लाहौर गए। ये सब हम इतिहास अब जान गए हैं। वैसे अप्रैल में जब लाहौर गए तो उसके बाद तकरीबन जनवरी 1759 तक वो वहीं थे, वायव्य प्रांत में ही घूमते रहे। 1759 में वो यमुना तट पर वापस लौटे। गंगा पार करके पटना बंगाल जाने का जो मंसूबा था, वो मंसूबे को लेकर शिंदे बाद में गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। मित्रों, आज ये जरा थोड़ा सा आगे का अनसुना इतिहास है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नाना ने हिंगणे वकील को 1758 में जनवरी में लिखा है, दिल्ली के पठानों के संदर्भ में जो वार्तांकन आपने किया वो मुझे मिला। प्रश्न है, पठानों का कितना मुल्क हमने जीता है, उसका राजस्व कितना है, वसूली कितनी हुई है,
इस साल का बजट, आपका उत्तर का जो बजट है, ये आपका साधारण कितना होगा? वजीर ने आज तक उठाई हुई राशि कितनी है? कितने की वसूली उससे हो पाई है? इन सभी प्रश्नों का विस्तार से जवाब दें। दिल्ली में वैसे झोल, और वो भी वकीलों का, बहुत ज्यादा है। आपके आधिपत्य के जो 8-10 परगाना उत्तर में है, उनका बकाया वैशाख के आखिर तक सरकार जमा कराए, अन्यथा मुझे दूसरों को सनद देनी पड़ेगी। यानी पेशवे के सरदार, ये पेशवे के वकील आप नहीं रहेंगे दिल्ली में। यहाँ यानी पुणे में, यहाँ आर्थिक हालात जो है ये नाजुक है। उत्तर के अभियान का प्रमुख लक्ष्य ही पैसे वसूली, आमदनी और कर्जे का भुगतान था। यही उद्देश्य था। ये मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं। मित्रों, अक्टूबर 1758 में राघोबा दादा वकील को लिखता है, अक्टूबर 1758 में, शहाबुद्दीन के विचारों से आपने जो अवगत मुझे करवाया है, उससे पता चला कि रोहिला और पठानों के मंसूबे क्या है। ये पठानों के मंसूबे के बारे में आगे नाना ने शिंदे को भी एक पत्र लिखा है, वो भी उपलब्ध है। नाना ने उसमें और दो तीन चीजें जोड़ दी। नाना लिखता है, लाहौर के नए जोड़े हुए जो क्षेत्र है उसका बंदोबस्त दत्ताजी स्वयं करे। लाहौर के बंदोबस्त के बाद शुजा को लेकर संयुक्त फौज के साथ पटना बंगाल प्रदेश पुनः मुक्त करने का प्रयास करे। दत्ताजी समर्थ है, श्री की कृपा भी है। चाहे तो आप वजीर को भी साथ ले सकते हैं। शुजा से काशी प्रयाग की बात करे और कुछ हल निकाले। तीर्थ क्षेत्रों को छुड़ाना ही होगा। राजस्व बढ़ाने का उत्तम मार्ग ये दिखाई दे रहा है, यानी बंगाल और बिहार। नजीब का कायम स्वरूपी बंदोबस्त करना, लाहौर की व्यवस्था सुव्यवस्थित करना, बिहार बंगाल की मुक्ति करना और तीर्थ क्षेत्रों की मुक्ति करना, ये 4 संकल्प मित्रों नाना ने शिंदे को बताए थे उस पत्र में। वैसे आपको मालूम है 1755 के रघुजी भोसले के निधन के बाद बंगाल में सूफी मुल्लाओं ने नंगा नाच कर दिया था और पूरा बंगाल को तोड़ दिया था। मराठों का नियंत्रण तो वहां पे हो ही नहीं पाया। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने भी बंगाल में चंचू प्रवेश कर दिया था। नाना बदलती हुई इस भारतवर्ष की परिस्थिति से अब पूर्ण अवगत हो गया था। अटक से कटक तक परिस्थिति नियंत्रण में रखने के लिए शिंदे अकेले इनफ नहीं थे। मैं अकेले शिंदे को ये संभालना असंभव सी बात थी। अटक से कटक तक प्रमुख सरदारों की परस्पर विरोधी मानसिकता और ये शिंदे होळकरों में जो तनाव था, जो मनमुटाव था, ऐसे विषम परिस्थिति में पेशवा उनसे राजस्व की अपेक्षा कर रहे थे। बताओ, उत्तर की अशांत परिस्थिति, अंग्रेजों का पूर्व में उदय, अब्दाली के मंसूबे पूरे भारतवर्ष के वर्तमान को अशांत बनाए हुए थे। दक्षिण में भी मराठों की मजबूत उपस्थिति अत्यावश्यक थी, क्योंकि मराठों का मुख्य आर्थिक स्रोत दक्षिण ही बचा था। राजस्व बढ़ाने के लिए शांतता एवं स्थिर वातावरण का रहना आवश्यक था। भारतवर्ष की स्थिति में नाना अब अच्छा खासा परिचित हो गया था। दिसंबर 1758 में दिल्ली लौटने के बाद मित्रों कुछ तोपों का विषय हो गया दत्ताजी और शहाबुद्दीन में। तो इन दोनों में तोपों के विषय को लेके भयंकर वितंडावाद दिल्ली में हुआ। किले कुशाद, फतेह लश्कर और अटक,
ये 3 बड़ी तोपें मुगलों के पास दिल्ली में थी। ये मुगलों की तोपें दत्ताजी ने अपने लिए मांग ली, क्योंकि कायदे से तो मराठी सरदार जो थे ये मुगल साम्राज्य के संरक्षक भी थे, तो हक तो उनका ही बनता था। लेकिन ये तोपें बहुत महाकाय और वजनदार थी, तो इतनी वजनदार तोपें एक बलाढ्य ताकतवर सल्तनत की निशानी मुगलों को लगती थी। तो शहाबुद्दीन वजीर उन तीनों तोपों को दिल्ली से बाहर भेजने के लिए कतई तैयार नहीं था। दरअसल दत्ताजी का प्लान क्या था? दत्ताजी का प्लान था कि इन तोपों को लेकर नागौर को पूरी तरह से उड़ा दे। अब वितंडावाद तो हो गया वजीर से, लेकिन दत्ताजी ने पीछा नहीं छोड़ा। तो हाँ ना करते करते फतेह लश्कर को लेके दत्ताजी शिंदे पंजाब गए। अटक को भेजना था, ये तोप थी उज्जैन में, लेकिन अब उज्जैन के रास्ते बीच में पड़ी चंबल। तो अटक को तो पंजाब लेके जाना था, लेकिन ये उज्जैन के रास्ते जब निकले तो बीच में पड़ी चंबल नदी में अटक तोप फंस गई। दत्ताजी पंजाब जाते हुए कुरुक्षेत्र भी रुके थे। धार्मिक विधि, गोदान, अन्नदान, ये सब कुरुक्षेत्र में करके वो सतलज तीर पर वहां पे आ गए। पंजाब का अदीना बेग का एक सहायक था संदीप बेग, जिसका मैंने नामकरण आपको नामोल्लेख पहले किया है। अब दत्ताजी ने सरहिंद के पूरे सरहिंद इलाके की सुरक्षा का प्रमुख संदीप बेग को बनाया। उसका लड़का अपने सचिव लक्ष्मी नारायण कायस्थ के साथ दत्ताजी से जाके मिला। अब इस भेंटवार्ता का निष्कर्ष था कि अतिरिक्त फौज के साथ साबाजी शिंदे और त्र्यंबक बापूजी अटक जाएंगे। सो उन्होंने इन दोनों को अटक भेज दिया। पंजाब सूबा तो अदीना बेग के विधवा के पास था, जैसे मैंने उसको बताया था, आपको भी बताया था। मित्रों, ये अदीना बेग है ना, ये बचपन में एक मुगल सरदार का घिलमन बना था। घिलमन बोलिए, गिलमा बोलिए, समझ गए आप। मैं ज़्यादा इस पे विषयांतर नहीं करूँगा, लेकिन अदीना बेग भी मुगल सरदार का गिलमा ही था। खूबसूरत युवा गुलाम था। यह अदीना बेग पहले हिंदू ही था, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे बाकी का। इस मोमीन सरदार ने बचपन में अपनी यहाँ पे इस अदीना बेग को काम पे रखा था और वो उसका सबसे प्रिय नौकर बना। अदीना बेग भी पंजाबी था, खूबसूरत था, तो उस जानवर ने घिलमा बना के उसका यौन शोषण किया। लाहौर से मात्र 30-40 किलोमीटर उसका अदीना बेग का पैतृक गांव था तो पंजाबी ही। होलकर का वो नजीब की सहायता को लेके वो पुल बनाने की जो योजना थी ना, मल्हार बा ने दत्ताजी को जब अकेले सामने बिठाया तो दत्ताजी उस योजना से मोहित हो गए। तो अगर नजीब के मदद से अवध पे हमला हम करेंगे तो शूजा को मुट्ठी में हम कर सकते हैं। कमजोर नजीब का खात्मा करके नाना के संकल्पों को भी पूरा करने का ये मौका है। अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में मल्हार बा ने दत्ताजी को मोहित किया। इतिहास में पहली बार मित्रों, इतिहास में पहली बार हमारे पूर्वजों ने एक जगह अयोध्या मुक्त करने की बात की है। नाना को उसके लिए त्रिवार नमन। नाना ने जिंदगी में मात्र एक बार शिंदे को जो 23 फरवरी 1759 में पत्र लिखा है, उस पत्र में बिहार बंगाल का विषय तो है ही, लेकिन उसके साथ काशी, प्रयाग, अयोध्या का नाम नाना ने लिखा है।
वरना आप बताओ, 500 साल के इतिहास आपको पता है? किसी राजा ने, किसी राणा ने, किसी जत्थेदार ने, सूरजमल जाट ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का कभी नाम भी लिया है क्या? नहीं लिया है। आखिरकार इनको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे सिख निहंगों ने यहाँ उस विवादित ढांचे में बलात् प्रवेश करके वहां पे पूजा अर्चा की। विवादित ढांचे के हर दीवार पे जय श्री राम उन्होंने लिख दिया। मित्रों, 500 साल में भारतवर्ष में 1992 से पहले ये एकमात्र घटना है। ये थे हमारे शूरवीर सिख निहंग तो नाम है, मैं तो उन्हें नागा साधु ही कहता हूँ, क्योंकि उनकी दिनचर्या तो वैसे ही है। इस सभी निहंगों को मेरा शतशः प्रणाम। शुजा से करार करते समय मराठों ने अयोध्या का नाम भी करार में डाल दिया था। ये होलकरों की सुलह और स्वार्थ की जो राजनीति उनके संध्या काल में उन्होंने जो शुरू की थी, नारोशंकर, जनकोजी शिंदे और राघोबा दादा इस राजनीति के सख्त खिलाफ ये लोग थे। नाना चाहता था कि नारोशंकर 2-3 हजार की फौज लेके दिल्ली में स्थिर हो। अंताजी से अब पूरी तरह से नाना नाराज हो चुका था। अंताजी ने कर्ज की रकम 70 लाख तक पहुंचाई थी। मैं अंताजी की आलोचना नहीं मैं कर ही नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बढ़ते और फैलते जो साम्राज्य था उसका खर्चा भी तो अवाढव्य होता ही है सर। उसको आप कैसे नकार सकते हैं? फिर अंत में मैं कहूँगा मित्रों, सभी पहलगाम के हिंदू बलिदानियों को, हमारे भाइयों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। वंदे मातरम।